नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर गरमाई सियासत। ओवैसी ने कसा तंज, कांग्रेस ने की आलोचना। भागवत ने की थी 2 से ज्यादा बच्चों की वकालत। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी ने विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण को बनाया ऑब्जर्वर। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का पॉजिटिव रुख। इंट्राडे में निफ्टी ने 24,300 का स्तर किया पार। बैंक निफ्टी नीचे से 350 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। सेंसेक्स 445 और निफ्टी 145 पॉइंट चढ़कर बंद। अपनी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली चलो मार्च। महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़े किसान। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम। किसानों ने संसद घेराव का किया है ऐलान। संबल पर सियासी दंगल जारी। रोक के बावजूद संबल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे अजय राय। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप और कांग्रेस में अलगाव। केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन पर किया इनकार। कांग्रेस बोली आपकी वजह से हुआ नुकसान। बांग्लादेश में निशाने पर इस्कॉन के समर्थक। अब तक 4 संतों की गिरफ्तारी। 63 संतों को भारत आने से रोका गया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वाले बयान से, जिसके बाद से सियासी घमासान छिड़ गया है। मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जताते हुए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया और 2 या 3 से ज्यादा बच्चों की वकालत की। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। तो जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। अब आपको दिखाते हैं कि अलग अलग पार्टियों और संगठनों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत से पूछा है कि क्या वो इसके लिए कोई स्कीम लेकर आएंगे। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो दादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो। तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी भागवत के बयान पर भड़क गए। उन्होंने भागवत से पूछा कि इस बयान के पीछे उनकी मंशा क्या है। आपके बच्चे 3 हो 4 हो, कोई ऐतराज किसी मुसलमान को नहीं है, लेकिन आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यह है कि आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। कितना बढ़ाओगे अपनी आबादी भाई? देश में 80% हो, इससे ज्यादा कितना बढ़ाओगे? हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज्यादा हो गई, आप 3 बच्चों का फरमान जारी कर रहे हैं। तो मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। रेणुका चौधरी ने मोहन भागवत से ही सवाल पूछा है। क्या है वो सवाल, आइए आपको सुनाते हैं।
World fertility rates are falling. Men's sperm counts are falling because of your pollution, because of all the difficult. Now it's very well to say that we should have 3 children. How many children does Mr. Bhagwat have? Has he ever raised children to understand the difficulty as a mother when they have children? आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाया है। विधाओं में भी घुस रहे हैं, जो विधाएं बिल्कुल अलग है। 2.1 जो NFR होता है उसकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, लेकिन क्या ही कहा जाए, विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर ज्ञान रखते हैं, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं। कौन सी संस्कृति? तो आखिर क्यों हो रही है ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात और भागवत के बयान पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसमें आज भी पूरी तरह से कामकाज ठप होता हुआ दिखाई दिया। लगातार 5वां दिन है जब संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा किया गया। आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज भी विपक्ष ने अदानी और संबल का मुद्दा उठाया। सदन में जमकर हंगामा भी किया। विपक्ष ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। आज भी दोनों सदन में सिर्फ 15 मिनट ही कामकाज चल सका। विपक्ष का कहना है कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। अगर सरकार इसे चलाती है तो संसद चलेगी। सरकार को संसद को चलाने के लिए विपक्ष के साथ सहयोग करना चाहिए। अमेरिकी कोर्ट के आरोपों पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की पहली प्रतिक्रिया आई है। जयपुर के एक समारोह में उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अदानी ग्रुप चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अदानी ग्रुप पर FCPA के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है। वो वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी कंप्लायंस के प्रति प्रतिबद्ध है। The fact is that despite a lot of the wasted reporting, no one from the Adani side has been charged with any violation of the FCPA or any conspiracy to obstruct justice. Yet, in today's world, negativity spreads faster than facts. And as we work through the legal process, I want to reconfirm our absolute commitment to world-class regulatory compliance. Over the years, I have come to accept that the roadblocks we face are the price of pioneering. The more bold your dreams, the more the world will scrutinize you. But it is precisely in that scrutiny that you must find the courage to rise, to challenge the status quo, and to build a path where none exists. चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दें, अगले साल जनवरी में किसी भी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा के बाद फरवरी में चुनाव होंगे और फिर नई सरकार का गठन होगा। विधानसभा चुनाव की अब सुबुहार शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो केजरीवाल के गठबंधन वाले बयान पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया दी है। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी के साथ बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। देवेंद्र जी, सबसे पहला रिएक्शन अरविंद केजरीवाल के बयान पर उन्होंने आज साफ कर दिया। अभी तक आम आदमी पार्टी के अन्य नेता कह रहे थे कि गठबंधन नहीं है, लेकिन आज उनका भी बयान आया, वो कह रहे हैं कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। देखिए, हमने जैसे ये लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, हमने ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कही थी
कि हमें इनकी एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा लोकसभा के चुनाव में झेलना पड़ा है। और कहीं ना कहीं जो पिछले 23 दिन से हम लगातार सड़कों पर हैं, सरकार की जो नाकामियां हैं वो उजागर हो रही हैं। सरकार के जो झूठे वादे थे लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि जहां जहां पर केजरीवाल जी कोशिश करते हैं पहुंचने की, उनका भारी विरोध पूरी दिल्ली में हो रहा है। तो ये एक इशारा है केजरीवाल जी के लिए कि जो उन्होंने 11 साल झूठ बोले, जो गलत वादा किए और जो वादा खिलाफी की है, अब दिल्ली की जनता उनसे परेशान हो चुकी है। अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस जारी है। राज्य में सीएम तय करने के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी पर्यवेक्षक बने हैं, जिनकी मौजूदगी में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं विवेक गुप्ता से। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा अपडेट है नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर? दीपाली, देखिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। 5 तारीख को ये शपथ ग्रहण होना है मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में। और आज 2 दिसंबर है। बीजेपी के आलाकमान ने महाराष्ट्र विधायक दल के नेताओं के लिए ऑब्जर्वर को चुन लिया है, जिनमें से गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द कल शाम तक ये दोनों बड़े बीजेपी नेता मुंबई आ सकते हैं। और 4 तारीख को मुंबई के विधानसभा में एक जो विधायक दल की नेता की जो मीटिंग होगी वो होगी, क्योंकि प्रोसेस यही होता है कि जब भी विधायक दल की नेता की जो मीटिंग होती है वो विधिमंडल और विधानसभा में होती है। और इस बार जो बीजेपी 133 सीटें जीत कर सामने आई है, तो 133 के 33 विधायक सब लोग मुंबई पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे। वहां पर बीजेपी अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। और ये सब जो है वो जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं बीजेपी आलाकमान से, निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी के अंतर्गत होंगे। वहां पर ये नेता चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। जिस तरह से सूत्र जानकारी बता रहे हैं कि जो फ्रंट रनर हैं वो बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, क्योंकि जितने भी तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो सब एक सुर में देवेंद्र फडणवीस का नाम बोल रहे हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 तारीख को जब विधायक दल की मीटिंग होगी तो उसमें विधायक दल का नेता कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा। अगर देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो ये पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि महायुति की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ही 5 तारीख को शपथ लेंगे। लेकिन जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और यही माना जा रहा है कि सभी विधायकों को इस बात की सूचित कर दी गई है कि वो 4 तारीख को सभी विधायक जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिले और शहरों में हैं अपनी विधानसभा सीट से मुंबई पहुंचे। और मुंबई के विधानसभा में एक बड़ी विधायक दल की मीटिंग होगी बीजेपी की, जहां पर सभी विधायक अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। यही वजह है कि एक प्रोसेस होता है कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी आलाकमान 2 बड़े नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर मुंबई भेजती है, जिसमें 2 नेताओं को चयन हो चुका है, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को चुना गया है इस बड़े काम के लिए। इन ऑब्जर्वर की रेख देख में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और 5 तारीख को मुंबई के ऐतिहासिक मैदान आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की जो समारोह है उसकी भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और तमाम बीजेपी के नेता आज आजाद मैदान गए थे, वहां पर तैयारियों को जायजा लिया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 60 से 70 हजार लोग शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। और जो वीवीआईपी हैं वो पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित जितने भी राज्य के सीएम हैं वो सभी शपथ ग्रहण में आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। दीपाली, शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का रुख पॉजिटिव रहा। आखिरी घंटों में बाजार में चमक लौट आई। सेंसेक्स 445 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 145 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर में तेजी दिखी और कहां मंदी रही? तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में बाजार के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। आइए बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। सबसे पहले गेनिंग साइड में बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी खासी हमें तेजी आज देखने को मिली। इनफैक्ट अगर सीमेंट सेक्टर की बात करी जाए तो सारे ही जो स्टॉक्स थे वहां पे एक अच्छा खासा उछाल देखा गया। इसके साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। यही नहीं बल्कि ग्रासिम इंडस्ट्री और श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया। अब बात कर लेते हैं कि लूजिंग पॉकेट में कौन से शेयर्स थे जहां पे आज के सत्र में एक दबाव
देखने को मिला। HDFC लाइफ, NTPC, सिप्ला और साथ ही साथ SBI लाइफ जैसे काउंटर जो आज एक गिरावट के साथ बंद हुए हैं और कहीं ना कहीं इन काउंटर्स ने बाजार को कहीं ना कहीं बैक साइड में ड्रैग भी किया है। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप में जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं आज खबरों में भी काफी ज्यादा बने हुए हैं, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी आज एक खबरों वाला शेयर भी था, जिसके चलते खबरों के चलते यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है। इनफैक्ट पॉलिसी बाजार, OFSS और कोचिन शिपयार्ड में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो पूना वाला, साथ में BSC, ऑयल इंडिया और KPI टेक में एक गिरावट का सत्र आज के दिन में देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं कि रियलिटी सेक्टर अगर हम कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशन से देखें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे हमने देखने को मिली है। आज कौन से स्टॉक यहाँ पे चले हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज एक अच्छा खासा उछाल देखा गया है। इसके साथ ही साथ ओबराय रियलिटी और फीनिक्स लिमिटेड के साथ साथ DLF में भी आज के दिन हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार में आज डिक्सन टेक में 5% की जोरदार तेजी रही। इसके साथ ही शेयर नए शिखर पर पहुंच गया। तो क्यों दौड़ा ये शेयर, इस पर जानकारी लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं डिक्सन की तेजी के पीछे वजह क्या है? देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सवाल है तो एक बड़ा करार इन्होंने किया है गूगल का पिक्सल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भारत में। जहाँ तक कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का सवाल है, इनकी जो सब्सिडरी है पेजेट, इसके ज़रिए जो है ये स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और इसीलिए इन्होंने कॉम्पेल स्मार्ट के साथ एक करार किया है। ऑब्वियसली अगर हम गूगल पिक्सल की बात करें तो China+1 की स्ट्रैटेजी के तहत आपको ये डाइवर्सिफिकेशन गूगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नोमुरा ने आज यहाँ जो है अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट बढ़ा के अब 18,654 रुपये कर दिया है और नोमुरा को लगता है कि ये जो गूगल का स्मार्टफोन है पिक्सल, इससे कंपनी को लगभग 1500 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू आएगा। कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की जो China+1 स्ट्रैटेजी है उसके तहत डिक्सन को आगे भी चल के ऐसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है और धीरे धीरे स्मार्टफोन का रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद से आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में भी एक री रेटिंग आता हुआ नज़र पड़ सकता है, ऐसे ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो गूगल पिक्सल का मार्केट है काफ़ी बड़ा है ग्लोबली और यहाँ से काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन है इंडिया में भी यूज़ होगा सेल के लिए और ग्लोबली भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके चलते आपको शेयर में लगभग 5-5.5% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। चलिए अब आपको बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर। करीब 2.5 साल बाद आखिरकार सरकार ने विंडफॉल टैक्स हटाने का फैसला किया है। तो इस खबर पर पूरी डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, किस तरह से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी हाँ, दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ऑयल कंपनियों को जो फायदा होता था उस फायदा पर सरकार अब टैक्स नहीं लगाएगी, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में विंडफॉल टैक्स कहते थे, तकनीकी भाषा में स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहते थे, उसको सरकार ने पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। इससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जो जुलाई 2022 में जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन को ही वापस लेने का सरकार ने फैसला लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोल, डीजल और ATF के ऊपर विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पे रोड और इंफ्रा सेस के नाम पे सरकार विंडफॉल टैक्स वसूलती थी, वो भी विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके पीछे दो वजह है इस विंडफॉल टैक्स को पूरी तरह से खत्म करने का। पहली बात तो ये कि कच्चे तेल की कीमतें लगातार निचले स्तर पर बनी हुई है। अलग अलग एजेंसी की तरफ से अनुमान जताया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक ये $60 प्रति बैरल तक चला जाएगा। याद होगा जब विंडफॉल टैक्स लगाया गया था उस वक्त $100 प्रति बैरल के आसपास होता था, जिससे कंपनियों को मोटा मुनाफा होता था। अब कंपनियों को मोटा मुनाफा होना नहीं है तो फिर टैक्स क्यों लगाना। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल कंपनियों की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार सिफारिश कर रहा था कि इस टैक्स को हटा दिया जाए, क्योंकि इस टैक्स की वजह से जो ऑयल कंपनियां हैं उनके मुनाफे पर उल्टा असर पड़ रहा है, उनके मार्जिन पर उल्टा असर पड़ रहा है, वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विस्तार योजनाओं पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के बीच बैठक हुई और आम सहमति बनी थी और अब सरकार ने विंडफॉल टैक्स पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑटो नंबर्स की। नवंबर में ऑटो सेल्स के आंकड़े मिले जुले रहे हैं। नवंबर में कैसी रही है बिक्री, बता रहे हैं यतिन मोता। जिस हिसाब से हमारा CNBC आवाज का पोल था उसी तर्ज पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऑटो सेल्स थोड़े मिक्स्ड हैं।
फोर व्हीलर प्लेयर्स की ग्रोथ में थोड़ा आपको डिसेलरेशन दिखाई पड़ा है, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में आपको शादी की सीज़न और फेस्टिव सीज़न की चमक देखने को मिल रही है। बेस भी छोटा था। शुरू करते हैं फोर व्हीलर प्लेयर्स के साथ, जहां मारुति सुजुकी का सेल्स आंकड़ा लगभग 1.81 लाख यूनिट्स के आसपास आया है, जो 10% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको ये नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। Hyundai मोटर्स थोड़ा बहुत यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। 61,500 यूनिट्स के आसपास कंपनी की बिक्री रही है, और अगर हम बात करें तो टोटल सेल्स लगभग 7% नीचे आपको दिखाई पड़ रही है, जबकि एक्सपेक्टेशन था 2 से 3% ही केवल सेल्स नीचे रहेंगी। स्टॉक भी इसी तर्ज पे आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लगभग 74,700 यूनिट्स के आसपास की बिक्री रही है, जो लगभग फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स हालांकि आपको नीचे जाते हुए नजर पड़ रहे हैं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेल्स लगभग आपको 12% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और ट्रैक्टर सेल्स में आपको लगभग 2-2.25% की वृद्धि देखने को मिली है। नंबर्स थोड़े फीके हैं अनुमान के वर्सेस। अशोक लेलैंड की बात करें तो टोटल सेल्स केवल 1% ऊपर है। डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हाँ 14,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान था। बजाज ऑटो की बात करें तो 5% की ग्रोथ, हीरो मोटो की बात करें तो 4% की डिक्लाइन सेल्स में देखने को मिली है। हालांकि एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको टीवीएस मोटर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। 10% सेल्स यहाँ बढ़ी हैं, और रॉयल एनफील्ड की सेल्स भी लगभग 2% बढ़ती हुई आपको नजर पड़ी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बाजार के फोकस में एक बार फिर से आ गए हैं। दरअसल नवंबर ऑटो बिक्री में साफ दिख रहा है कि अब ओला इलेक्ट्रिक को टीवीएस मोटर बजाज ऑटो से कड़ी टक्कर मिल रही है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुदर्शन। अगर जो आप नवंबर का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स देखेंगे तो वाहन का रजिस्ट्रेशन डेटा जो है उसमें वो इंडिकेट करता है कि ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में शार्प गिरावट देखने को मिला है। नवंबर महीने में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर है 25%, जो कि 500 बेसिस पॉइंट्स गिरा अगर जो आप कंपेयर करेंगे अक्टूबर 2024 से। अब क्वेश्चन आता है कि गेन किसने किया है। जो टॉप मोस्ट 2 गेनर्स हैं वो हैं टीवीएस मोटर एंड बजाज ऑटो। टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर अब है 23%, जो कि अक्टूबर 2024 से 100 बेसिस पॉइंट्स ऊपर चढ़ा है, और बजाज ऑटो का मार्केट शेयर है 22%, जिसमें 200 बेसिस पॉइंट्स मंथ ऑन मंथ उछाल देखने को मिला है। अगर जो ऑटो सेल्स की बात करें तो वहाँ भी ओला इलेक्ट्रिक के सेल्स में गिरावट देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ ओला इलेक्ट्रिक का सेल्स 30% गिरा है, और YOY में 2% गिरावट देखने को मिला है। इसके कंपैरिजन टीवीएस मोटर में YOY 41% उछाल देखने को मिला है, जबकि मंथ ऑन मंथ 10% गिरावट देखने को मिला है। बजाज ऑटो का सेल्स YOY 120% बढ़ा है, और जबकि मंथ ऑन मंथ सिर्फ 7% गिरा है। अगर जो मार्केट शेयर तीनों कंपनी का देखेंगे FY25 के बिगिनिंग से ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर अप्रैल 2024 में 52% था, वहां से सीधे हाफ हो चुका है। अब ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर है 25%। इसके कंपैरिजन में दोनों बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर अप्रैल 2024 में सिर्फ 12% था, और वहां से ऊपर चढ़कर अब टीवीएस मोटर का मार्केट शेयर है 23%, और बजाज ऑटो का मार्केट शेयर है 22%, और ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर उस दौरान गिरा है जब कंपनी ने बहुत सारे लॉन्चेस रिसेंटली अनाउंस किया है। तो इससे ये पता चलता है कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर दोनों ओला के कंपैरिजन में मार्केट शेयर बहुत ही स्पीडली गेन कर रहे हैं। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से इस बारे में अपनी सिफारिशें जल्दी भेजने को कहा है। संवाददाता असीम मनचंदा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी डिटेल लेते हैं। तो असीम बताएं, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की शर्तों की बात की जाए तो पूरा अपडेट इस बारे में क्या है? सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन करना चाहती है ताकि सेवाओं की शुरुआत हो सके। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से सिफारिशें मांगी थी। सितंबर में ट्राई ने इसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था और सभी स्टेक होल्डर से उनकी राय मांगी थी। 8 नवंबर को ट्राई ने इसके ऊपर एक सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक की थी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग चाहता है कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप दे। दूरसंचार विभाग ने ट्राई से कहा कि अब 15 दिसंबर से पहले अपनी सिफारिशें हमको दे दीजिए।
टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर ट्राई अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को सौंप सकता है। एक बार दूरसंचार विभाग को ये सिफारिशें मिल जाती है तो दूरसंचार विभाग इन शर्तों के ऊपर कैबिनेट की मंजूरी भी लेगा। सरकार का ये इरादा है कि नए साल के अंदर ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत कर दी जाए। खासतौर पे कई सारी कंपनियां इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी सेवाएं देने की तैयारी कर रही हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इसकी तैयारी कर रही है, भारतीय ग्रुप की कंपनी वनवेब इसके लिए तैयार है। तो एक बार ये स्पेक्ट्रम का आवंटन हो जाता है तो टेलीकॉम कंपनियां इन सेवाओं की शुरुआत कर सकती हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। है बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद एक और खबर सामने आई है। बांग्लादेश ने रविवार को भारत आने की कोशिश कर रहे 63 इस्कॉन पुजारियों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। बताया यह जा रहा है कि पुजारियों के पास वैध वीजा होने के बावजूद बांग्लादेश पुलिस ने उन्हें संदिग्ध यात्रा का हवाला देकर रोक दिया। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से बांग्लादेश में अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, हालांकि हम पड़ोसी देश के हालिया घटनाक्रम से चिंतित हैं। ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू के लिए हॉस्पिटैलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरियों के दरवाजे खुल रहे हैं। बड़ी कंपनियां खुद ट्रेनिंग देकर डाइवर्स हायरिंग कर रही है। रोजगार के नए मौकों के लिए एआई जैसे नए स्किल सेट में उन्हें तैयार कर रही हैं। देखिए, अब देश की बड़ी कंपनियों में ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू और डिसेबल्ड लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब में शामिल करने का ट्रेंड शुरू हो गया है। इसको लेकर दिल्ली में बड़ी कंपनियों के एचआर हेड्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनके मुताबिक हर 6 वैकेंसीज में से एक पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी और हर 10 में से एक की हायरिंग एलजीबीटीक्यू से करने का ट्रेंड जोर पकड़ चुका है। एक बहुत अच्छा मूव है जहाँ पे कंपनीज रियलाइज कर रही हैं कि अगर हमारा कस्टमर भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो सकता है तो हमारी सेल्स टीम में, मार्केटिंग टीम में, इनोवेशन टीम में, R&D टीम में भी उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू कैटेगरी वाले करीब 200 एम्प्लॉयज फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन और लॉबी से लेकर अकाउंट्स और एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में 200 से अधिक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगभग 350 से ज्यादा एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से जो ओपनली और प्राउडली अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो काम करते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को क्लोजेट में रखकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम पर आते हैं तो वो अपने आप में बेहद ही प्राइड के साथ और प्राउड के साथ हमारे साथ काम करते हैं। मार्चिंग शीप के मुताबिक जहां टॉप के 25% में पीडब्ल्यूडी, एलजीबीटीक्यू कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, वहां प्रॉफिटेबिलिटी 36% तक बढ़ गई है। इसी तरह बैंकिंग, फाइनेंस और आईटी सेक्टर में इन कैटेगरीज की हायरिंग में सालाना करीब 33% की बढ़ोतरी का अनुमान है। एक्सपर्ट का कहना है कि चाहे हायरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हो या फिर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, जीरो इन्वेस्टमेंट में मौजूदा सेटअप में ही इनको काम करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल मुहैया कराया जा सकता है। यही वजह है कि भले ही अभी कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही ऐसे एम्प्लॉय को खुले दिल से अपना रही हों, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने इनकी हायरिंग के बारे में सोचना जरूर शुरू कर दिया है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले विक्रांत मैसी ने अपने फैंस को निराश कर दिया है। आज सुबह विक्रांत ने एक्टिंग से हमेशा के लिए संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ साल बेहद शानदार रहे, अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे महसूस हो रहा है कि अब एक पति, पिता, बेटे और एक अभिनेता के रूप में घर वापस लौटने का वक्त आ गया है। 2025 में विक्रांत की 2 और फिल्में रिलीज होंगी जो कि यार जिगरी और आंखों की गुस्ताखियां हैं। आपको बता दें ये दोनों फिल्में विक्रांत की आखिरी फिल्में होंगी। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार सर्च बढ़ रहा है, तो मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, पर सवाल ये है कि आखिर मेंटल हेल्थ पर इतना भार क्यों है। तो इसी पर होगी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।